बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को और जो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं इस स्ट्रीम को, जो लोग ज्वाइन करेंगे अभी, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, आप तमाम लोग ज्वाइन इन कर लें, उसके बाद फिर हम अपने मेहमान को भी आज वेलकम करेंगे। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनको आप सब जानते भी हैं, और उनके मुतालिक मैंने अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि आज हमें कौन ज्वाइन करेगा। उनके मुतालिक मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगा आपको, एंड साथ साथ कोशिश होगी कि उनसे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर बात भी करें, उनके साथ थोड़ा सा फ़न भी करें, एंड मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर उनसे हमारी बात होगी। ऑलराइट जी, आज के हमारे मेहमान जो हैं वो हैं मिनहाज अली अस्करी साहब, और माशाल्लाह बेहतरीन एंटरटेनर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, आरजे हैं, बेहतरीन ज़बरदस्त प्रेजेंटर हैं, और साथ साथ थिएटर, फ़िल्म के आर्ट और टीवी के आर्टिस्ट भी हैं। मुख्तलिफ़ ड्रामाज़ में उन्होंने काम किया, थिएटर में उन्होंने काम किया, और आजकल FM 103 के साथ एज अ प्रोड्यूसर भी वाबस्ता हैं। और उनको हम वेलकम करेंगे, कोशिश करेंगे कि टाइम ज़ाया ना करें और उनको जल्दी जल्दी ऐड कर लें अपने साथ। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिनहाज अली अस्करी। मिनहाज भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने ज्वाइन किया। मेरी आवाज़ सही आ रही है? यार हाँ आ रही है, जरा अटक अटक के आ रही है, लेकिन आ रही है, सही आ रही है। Great। जी, सब बस क्या अस्सलाम कर वालेकुम, सकते कैसे हैं। हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। मिनहाज भाई, आप बताइए, काफ़ी अरसे बाद आपसे मेरी ऐसी बात हो रही है। 2016 में आपसे मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी हाँ। FM 103 के स्टूडियो में। और देखने वालों को मैं हम्म। बताता चलूँ कि मैं आजकल जो इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ उसकी एक बड़ी वजह मिनहाज भाई हैं, क्योंकि मिनहाज भाई ने ही मुझे इस चीज़ की तरफ इंट्रोड्यूस करवाया था। उनका आइडिया था कि तुम अगर ये काम करोगे तो तुम आगे परसू कर सकते हो फर्दर, और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकते हो, लोगों के ओपिनियन ले सकते हो, और उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ مثبت काम ला सकते हो। मिनहाज भाई, एक सेलिब्रिटी होने की हैसियत से ऑब्वियसली सब लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो पाकिस्तानी, स्पेशली शोबिज़ की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आपके पास किसी किस्म की सोर्स या रेफरेंस नहीं है, जब तक आप जो है वो नहीं आ सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी के मुतालिक, जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह यू वेंट टू नापा, आपने वहाँ पे प्रोफेशनल स्टडीज़ ली, एंड देन फिर आप आगे आए। तो थोड़ा सा अपने कैरियर के मुतालिक बताइएगा कि सिंस द चाइल्डहुड आप ने क्या डिसाइड कर लिया था ऑब्वियसली, या बाय द टाइम आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस इज़ इट, मुझे इस तरफ जाना है? यार बचपन से तो ज़्यादा कम मुझे याद नहीं वैसे, लेकिन जो अर्लीस्ट मेमोरी पड़ती है इस प्रोफेशन से रिलेटेड वो ये है कि मेरा बैंड हुआ करता था ज़रा। उस ज़माने में अंडरग्राउंड म्यूज़िक का बहुत सीन जी। था कराची में स्पेशली। और हम मेरे जो सर्कल है दोस्तों का वो सारे म्यूजिशियंस हैं एक्चुअली। तो हम लोग म्यूज़िक किया करते थे। कोई गिटार बजाता था, कोई वोकल्स करता था, कोई बेस गिटार बजा रहा था, कोई ड्रम्स बजा रहा, कोई कीबोर्ड बजा रहा। फिर एक पॉइंट आया कि अ, मैंने रेडियो करना शुरू किया, मुझे मौका मिला रेडियो करने का। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब आई थिंक व्हेन आई वाज 21 22, ये वाली एज चल रही है। तो मेरा एक फैमिली फ्रेंड थे, वो भी रेडियो किया करता था। उसका नाम है डॉक्टर यासिर। अ, अब वो वॉइस ओवर्स बहुत करता है वो वॉइस ओवर्स। तो उसने मुझे बोला कि यार 103 आ जाओ और यहाँ पे जो है अपना आइडियाज़ पिच करो म्यूज़िक से रिलेटेड। तो मैंने जाके वहाँ पे आइडिया पिच किया, और वो लकीली अप्रूव हो गया। और वो आइडिया कुछ इस तरह का था जो अभी कोक स्टूडियो जैसे चल रहा है ना, ये वो मैंने रेडियो पे शुरू करने के लिए आइडिया पिच किया था। तो उन्होंने वो आइडिया तो नहीं होने दिया, लेकिन और प्रोग्राम्स और आइडियाज़ पे जो है वो बात करने लग गए थे। तो उसके बाद वो रेडियो मेरा चलना शुरू हो गया। लेकिन रेडियो मैंने 8 मंथ्स 9 मंथ्स किया होगा 103 पे। उसके बाद नैपा आ गया था, तो मैं जाके नैपा इनरोल हो गया। और फिर मैंने 3 साल वहाँ पे उनकी जो है डिग्री ली है एक्टिंग की। मतलब है तो वो डिप्लोमा, लेकिन जो जो टीचर्स उधर मौजूद हैं, दे वंडरफुल। मतलब ज़िया मोइनुद्दीन आपके टीचर हों, राहत काज़मी, तलत हुसैन, अरशद महमूद, यू नेम इट। बड़े बड़े लोग, नसीरुद्दीन शाह है हमारे उसके अंदर। एक दिन हम बैठे हुए थे अपने नैपा में, काम कर रहे थे, एक्टिंग एक्टिंग का
असाइनमेंट होते थे तो हम लोग एक्टिंग रिहर्सल्स हो रही होती थी, रीडिंग्स हो रही होती थी, या रिहर्सल्स हो रही होती थी, या फिर कोई लिटरेचर पढ़ रहे होते थे या म्यूजिक कर रहे थे। तो पता चला एक दिन गेट खुला हमारे क्लासरूम का, और ज़िया साहब वॉक करते हैं, अंदर आते हैं और कहते हैं कि हम आपको एक मेहमान से मिलाना चाहते हैं। मेहमान है नसीरुद्दीन शाह, और वो नसीरुद्दीन शाह वॉक्स इन। फारूक शेख एक एक्टर थे, वो आए थे। फिर नैपा में भी एक म्यूज़िक फेस्ट हुआ करता था एपीसी के नाम से, एपीएमसी, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। ये सब चीज़ें, उसके बाद जो है फिर मैं नैपा पास आउट हुआ। नैपा के बाद मुझे मौका मिला टीवी करने का। मैंने पाकिस्तान का आई बिलीव हम पहला ट्रूप थे इम्प्रोव कॉमेडी का, उस वक्त कोई भी नहीं कर रहा था। पता नहीं कब की बात कर रहा हूँ, 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर एक्टिंग का सिलसिला हुआ, उसके बाद रेडियो चलता रहा, फिर बस यही सब चीज़ें। But talking about post Napa experience, I used to follow one of your shows जो कि असफर भाई जिसको होस्ट करते थे, लिप्टन लाइट ऑन है के नाम से आता था, जो कि या गालिबन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आता था। आई कैन रिकॉल इट के आज टीवी पे आता था गालिबन। तो उस मुतालिक थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो बहुत मुझे डिफरेंट चीज़ लगी थी, क्योंकि आपको फिलबदी सारी चीज़ें करनी है, आपको बस सिर्फ सिचुएशन दे दी गई है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, के किस तरह का एक्सपीरियंस था while working with Aswar and other rest of the people? असफर भाई से मेरा पहले भी इंटरेक्शन था बिकॉज ऑफ रेडियो। तो उस वक्त वो असफर मानी शो होता था, वो जी उसका जी, ख़त्म 103 होता पे था है। और मेरा शो शुरू होता था। सही है। ये मैं 105 की बात कर रहा हूँ, वो 103 पे एफएम 105 पे है। मेरे टाइम पे नहीं था। हाँ, तो वो 105 पे एक पॉइंट आया था कि ये हम दोनों के शोज आगे पीछे होते थे। तो वहाँ से मेरी वो थी, जान पहचान थी। लेकिन उसके बाद नापा से मैं जैसे ही निकला तो अफराज रसूल, एक और एक्टर है, सही है, वो भी बड़े ड्रामे कर रहे हैं, और उसने मुझे कहा कि यार हम लोग इस तरह का ट्रूप बना रहे हैं। और मैंने कहा अच्छा। और मैंने रैंडम वो थी, कोई मुझे पता नहीं था इन चीज़ों का। सही है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, करते हैं, अगर कोई नई चीज़ हो रही है तो लेट्स ट्राई। तो हम गए और हमारा हो गया। हम 6-7, हम बहुत सारे लड़के थे, लेकिन हमने रिहर्सल्स बहुत की, प्रैक्टिसेस बहुत की। हमने 1-1.5 साल तो रिहर्सल्स किए हैं सिर्फ, मेरे घर पे या असफर के स्टूडियो पे या किसी के घर कहीं। तो हम लोग रोज रोज रिहर्सल्स करते थे, 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे। उसके बाद जो है फिर हमने वो शो, पहले इसका इसका नाम था लिप्टन लाइट ऑन है, जिसकी आप बात करें। सही है, जी जी, वो स्पॉन्सर लाइट ऑन है। सही है। लाइट ऑन है यार। उससे पहले उसका जो असल नाम था ना, जो फर्स्ट नेम था, वो था ऐसा करोगे तो कौन आएगा। ओके। वो हम लोग करते थे पीएसीसी में, यही चीज जो टीवी पे था, लेकिन हम लाइव करते थे। सही है। तो हमने बहुत सारे शोज किए, हमने अलग अलग जगह पर, रैंडम जगहों पे भी शोज किए हैं, ऐसे ऐसे रैंडम जो मैं बता भी नहीं सकता अभी। सही है। हमने सब जगह परफॉर्म किया, क्योंकि कॉमेडी एक ऐसी चीज है जो आपको पता होना चाहिए ना कि किसके सामने आप कर रहे हैं, आपको आपकी ऑडियंस का तो पता हो। उसके बाद वो टीवी के लिए हुआ, और वो फिल्म बदी होता था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो क्या, आई थिंक उस वक्त, इफ आई एम नॉट, पता नहीं, खैर बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में तो वी वर द फर्स्ट वन, फर्स्ट उर्दू इम्प्रोव ट्रूप। पहले वो ब्लैक फिश होता था एक, ये नहीं कि जी जी। पहला इम्प्रोव ट्रूप है हमारा, लेकिन ब्लैक फिश था, वो अंग्रेजी में करते थे। वो पाकिस्तान में थे, साद हारून उसके अंदर था, और दो चार और लोग थे। लेकिन ये हमने किया था, तो बहुत मज़ेदार यार, वो तो बहुत गुड टाइम्स थे। तो क्या वजह हुई उसको फिर आप कंटिन्यू नहीं कर सके? लाइक वाज इट रिलेटेड टू दी स्पॉन्सरशिप, या फिर सब अपने अपने मजीद कामों में मसरूफ हो गए थे, अपॉर्चुनिटीज आ गई थी? यार 2 सीजन किए हमने। हमने पहले तो ब्रांडेड किया था, फिर हमने एक चैनल के लिए किया था, तो हमने 2 सीजन कर लिए थे। उसके बाद सब बिजी हो गए, और उस वक्त जो था कॉमेडी का वो वाला टाइम नहीं था जो अभी है, कि हर कोई कॉमेडी कर रहा है अभी। उस वक्त नहीं था। तो उस वक्त वो, आई बिलीव कि वो उस टाइम के लिए गलत एक प्रोडक्ट थी, एक गलत वो थी। उस बेचारे, उसको अगर वो अब रिलीज होगा या होता, तो वो उसको ऑडियंस मिलती समझने वाली। ओके। लेकिन जितना भी था, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो लाइट ऑन की वजह से मुझसे बात करते हो, कहते हैं लाइट ऑन होता था आप लोग का ये। तो वो एक कल्ट तो है। यप यप। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने मिनाज भाई एज अ स्टैंड अप कमेडियन भी काम किया है, राइट? और नहीं, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी नहीं की, मैंने कभी नहीं की स्टैंड अप कॉमेडी। सो नहीं दिस की इज अ है। डिफरेंस। मैंने ओके स्टैंड अप कॉमेडी कभी नहीं की। ये जो इम्प्रोव है ना, दिस इज नॉट स्टैंड अप, ये अलग एक चीज ओके। है।
और स्टैंड अप इज समथिंग एल्स, जो वो एक बंदा स्टेज पे खड़े होके वो खड़ा होके आधा घंटा या 20 मिनट अपना सेट बताए, तो वो दैट्स नहीं, वो मैंने कभी नहीं किया, वो मेरी हिम्मत भी नहीं करने की यार। ओके, ऑल राइट। सो मुझे बताइएगा कि नापा में ऑब्वियसली स्टेज स्टेज पे काम करना, और आप क्योंकि आप जाहिर है आप रेडियो भी करते हैं, आपने टीवी फिल्म में भी काम किया है, तो कैमरा हम्म। फेसिंग और वैसे स्टेज पे काम करना जहाँ पे ऑडियंस डायरेक्ट बैठी है, उसमें आपको कितना फर्क लगता है और ज़्यादा मज़ा किस में आता है? यार ऑब्वियसली जब आप स्टेज कर लेते, थिएटर कर लेते, तो आपको ऑडियंस का जो एक वो नशा है ना, वो हो जाता है आपको, क्योंकि आपको अप्रिसिएशन, आपको सारे रिएक्शंस उसी वक्त मिल रहे होते हैं। टीवी फिल्म में जो है वो आप रीटेक पे रीटेक कर रहे होते हैं, देयर नो रिहर्सल्स, तो आपकी स्क्रिप्ट के साथ इतनी वाबस्तगी नहीं होती, इतनी उनसियत नहीं होती। थिएटर में हमने जो नैपा में थिएटर किया है, वो 3-3 महीने में रिहर्सल्स करते थे, तो हम उस स्क्रिप्ट को रट लेते थे, हमें पता होता था क्या आगे आने वाले में क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसकी जो प्रिपरेशन होती है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, या इट्स अमेजिंग, थिएटर इज अमेजिंग, मैजिकल होता है। सो आपने कभी थिएटर को लाइक लिखा भी, स्क्रिप्ट्स वगैरह में भी आप कभी रहे पार्ट, आपने कोई पार्ट लिखा हो या कुछ इस तरह? नो, नहीं, कभी नहीं यार, कभी नहीं, कभी नहीं। तो अगर मैं पूछूं कि आपके फेवरेट राइटर कौन है इन टर्म्स ऑफ स्टेज या इन टर्म्स ऑफ थिएटर, तो किसका नाम लेंगे आप जिनके साथ आपने काम यार किया और आपको मजा आया हो? देखो, हमने जब हम नैपा में थे, तो हम राइटर्स, जो लोकल राइटर्स थे, उनके तो स्क्रिप्ट नहीं होते थे, क्योंकि थिएटर के जो प्लेज होते हैं वो तो हमारे क्लासिक होते थे, जी जी। शेक्सपियरन वो होता था। तो शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज हमने करे थे, पढ़े थे। अ, तो अब राइटर तो बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे राइटर्स हैं। शेक्सपियर, आप शेक्सपियर को नहीं भूल सकते लिटरेचर में तो। गालिब, लेकिन गालिब साहब तो खैर प्रोज में आ जाते हैं, शायरी में आ जाते हैं। फिर अ, अब टीवी का आई डोंट नो यार, टीवी के मुझे इतने नहीं पता, लेकिन अनवर मकसूद, ही इज अ वंडरफुल राइटर। ऑफ कोर्स, अनवर मकसूद साहब द लेजेंड, ऑब्वियसली लिविंग लेजेंड हैं वो तो। और अब हम्म। बात करते हैं थोड़ा सा रेडियो के मुतालिक, क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ रेडियो की हद तक। पहले मैं रेडियो करता रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर 105 के साथ भी एज आउटडोर ब्रॉडकास्टर काम किया मैंने। तो रेडियो हम्म। एक जो ना मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट लगता है, एक बहुत ज़बरदस्त मज़े का मीडियम है रेडियो। लेकिन हमारी आवाम जो है ना उसको इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है। मेरा अब क्योंकि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया आ गया है, आप फेसबुक है, अभी हम क्योंकि खुद फेसबुक पे बात कर रहे हैं, और हम्म। आपको लाइक जस्ट आपको एक बटन दबाना है एंड यू आर लाइव, और आपके पास ईज ऑफ एक्सेस है इंटरनेट के हवाले से भी। तो रेडियो के मुताबिक आप क्या कहेंगे मिनाज भाई कि रेडियो कैसा मीडियम है? और रेडियो पे आपने जब काम किया तो बैठे बैठे लाइक आइडियाज की बौछार जो हो रही होती है रेडियो पे बैठ के, तो उसको आप किस तरीके से टैकल करते हैं और किस तरीके से फिर इम्प्रोवाइज करने के बाद फिर उसको यूटिलाइज करते हैं? अच्छा, पहले मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि लोगों में इतनी पजीराई नहीं है अब रेडियो के हवाले से। नहीं यार, लोगों में तो है। अभी रेडियो जो सरवाइव कर रहा है, जो जिंदा है, वो लोगों की वजह से ही जिंदा है। अगर लोग नहीं सुनते तो रेडियो वॉज डेड। सही है। लेकिन नहीं, और ये मेरा मानना है कि रेडियो एक वाहिद मीडियम है जो इवॉल्व करता रहेगा विद टाइम। ये कभी नहीं मरने वाला, ये खत्म ही नहीं होने वाला। आप जितनी यूएसबी ले आए, आप जितना कुछ लें, लेकिन रेडियो पे आप रेडियो के लिसनर को कभी भी रेडियो से हटा नहीं सकते, और वो सब जगह होते हैं। कुछ साइलेंट होते हैं जो मैसेजेस नहीं करते, दे जस्ट लिसनिंग। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रॉपर एंगेज हो जाते हैं, हमारे शोज में मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं। तो रेडियो की ऑडियंस तो अभी भी है। रही बात, एज एन इंडस्ट्री काम नहीं करती रेडियो, ये एक इशू है कि एज एन इंडस्ट्री काम नहीं करी, सब इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, सारे रेडियोज अलग अलग हैं, सारे आरजेस अलग अलग हैं, कोई किसी से मिलता नहीं है। जो कि अगर इसको इंडस्ट्री बनाना है, प्रोफेशनलिज्म इसमें लाना है, तो ये करना पड़ेगा। जैसे टीवी है, टीवी में सारे जी। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो XYZ किसी भी चैनल का हो, कोई कहीं का भी हो, लेकिन दे मीट, दे टॉक, एक दूसरे के बारे में मालूम है। तो आई थिंक रेडियो वाले सीरियस नहीं लेते रेडियो को, ये ज्यादा मुझे लगता है issue। सो इसके अंदर जो कमर्शियल होने वाला फैक्टर है, ऑब्वियसली बहुत सारे बार मैंने देखा कि पूरे पूरे सेगमेंट्स, पूरे पूरे स्लॉट्स जो हैं वो आपके स्पॉन्सर्ड होते हैं, राइट? किसी भी चीज़ की हाँ। मार्केटिंग चल रही होती है। तो हम्म। इज इट द ओनली वे फॉर द रेडियो टू सर्वाइव मे बी? हम्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखो, मेजोरिटी टाइप तो आपकी जो एड्स होते हैं वही आपका सर्वाइवल है ना, ओके। उसी से सो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं।
एंड हाउ अबाउट द टैलेंट, लाइक आप फिर उस कमर्शियल एस्पेक्ट को देखते हुए फिर डू यू थिंक कि टैलेंट कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है फिर? हो जाता होगा, आई एम श्योर हो जाता होगा, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं होता। लेकिन मैंने ज़ाती तौर पे जब तक मुझे आई थिंक 10 साल से ज़्यादा हो गए रेडियो करते हुए, और मैं 2 ही स्टेशन के साथ रहा हूँ लंबा, तो मुझे उनकी किस तरीके से बाकी स्टेशन पे भी हो रहा है आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं इन 2 स्टेशन का बता सकता हूँ कि जब तक मैं था हमने जैसे यू वॉकड इन, सही है, आपको कोई मुश्किल नहीं थी स्टूडियो तक आने में, यहाँ तक कि आपको आई एम श्योर ऑडिशन के लिए भी बोला गया होगा और ये सब फलाना ढिमका। तो वो दरवाज़ा खुला रहता है रेडियो में। अब किस तरीके से टैकल करना है उसको, वो एक अलग डिबेट है। वही बात है ओके, कि जब तक इसको आप इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे तो इसमें ये चीज़ें, ये यही चीज़ें सारी मैटर करेंगी फिर। ओके, ऑलराइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर ओन शो जो कि आप करते आ रहे हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी अरसा हो गया है, लेट नाइट शो, लेट नाइट हॉरर शो विद मिनाज अली अस्करी। तो उसके मुताबिक बताइएगा कि इसके पीछे क्या कहानी थी, लाइक लोगों को डराना मकसद है या फिर क्या है एक्चुअली, क्या फॉर्मेट है उसका? नहीं यार, इसकी स्टोरी तो फनी है। फनी इस तरह से कि मैं नापा में था, और नापा में एक मसला था कि जब आप पढ़ा, उसका रूल था कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो आप काम नहीं कर सकते। ओके। तो मैंने रेडियो छोड़ दिया था, इसलिए मैं नापा में पढ़ रहा था। अब मेरे पास वो टाइम है जब 5 रुपए 100 रुपए होते थे जेब में। 100 रुपए होते थे तो लगता था कि हाँ सही है, सर्वाइव कर लेंगे, सही है। हम्म। अब वो अब वो आना, अब वो कहाँ से मिले, कैसे हो। तो मुझे 1 साल के बाद हुआ क्या, नहीं मुझे आई नीड टू वर्क, ताकि मैं नापा जो अपना पैशन है वो तो ड्राइव कर सकूं। पता चला वो भी फ्यूल खत्म हो गया जिससे नापा की एनर्जी बनानी थी। तो उसको तो सर्वाइव करना है। तो फिर मैंने डिफरेंट डिफरेंट ये FM 107 में गया पहले। वहाँ एक मुझे मेरे दोस्त थे, उनसे मेरी दोस्त थे या एक्वेंटेंस थे जो भी थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आ जाओ। मैं उधर गया तो मैंने उनको आइडिया पेश किया कि यार हॉरर शो करते हैं, मेरे पास हॉरर शो का एक आइडिया और फलाना ढिमका। उनसे उन्होंने बात सुनी, उनको शायद वो हम्म। बात फनी लगी। उनको लगा कि अच्छा ये क्या है, 2 घंटे बगैर ब्रेक के, बगैर ऐड के, कैसे ये वो फलाना ढिमकाना, और रात के 2 बजे ये। मैं कहा यही एक प्रोग्राम का मेरे पास आइडिया, अगर करना है तो बता दो। तो उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड कर ले। मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया, लेकिन आई एम श्योर मैंने रिकॉर्ड बुरा किया होगा, सही है, तभी वो उन्होंने इतना उसको वो नहीं किया। लेकिन उससे निकला था, और मुझे कॉल आ गई 105 से कि अ, नाजिया उधर की प्रोग्रामिंग मैनेजर होती थी। तो उसकी कॉल आ गई कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। मैंने कहा यार मैं अभी 107 से निकला था इत्तेफाक से, बताओ। कह रही तुम आ जाओ 105 अभी। मैं 105 गया, तो उसने कहा क्या ज्वाइन कर लो, तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं अभी नैपा में हूँ। कह रहे फिट यार नैपा में, और ये मैंने बताया कि हाँ ये थिएटर। कह रहे तो तुम रेडियो क्यों नहीं करते। मैंने कहा सही है ठीक है, वो पैसे वैसे डिसाइड हुए, प्रोग्राम डिसाइड हुआ, मैंने करना शुरू कर दिया। उस वक्त मैंने 105 को लेट नाइट हॉरर शो का आइडिया नहीं दिया था, मैंने सिर्फ ज्वाइन कर लिया था उनको। और एक और शो कर रहा था, रॉक कराची था या कौन सा था, वो यूथ बेस्ड था। तो वो मैं करता रहा साल 1.5 साल, तो उसके बाद मैं बोर हो गया। और मैं 105 से बोलने लगा, नाजी से बोलने लगा कि यार मैं खुदा के वास्ते प्रोग्राम चेंज कर दूं, मैं बोर हो गया, अब मेरा दिल ही नहीं करता करने। तो वो कह रहे हैं हाँ बस अभी 2 महीने कर लो, और फिर हम अभी प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हैं, सिर्फ 2 महीने और कर लो। तो एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था, और मैं आ गया। बगैर मेरा इतना रत्ती बराबर दिल नहीं चाह रहा था शो करने का, और मैं बस जबरदस्ती, जैसे कोई पकड़ के जबरदस्ती लेके नहीं आ रहा, तो वैसी हालत थी मेरी। तो मैं पहुंचा स्टूडियो, मैंने कहा यार आज जो है वो मैं वो शो नहीं कर रहा। तो इंजीनियर था वो बेचारा, वो परेशान हो गया, क्या मतलब मिनाट भाई, वो तो जो होता है वो ही करेंगे। मैं कहा नहीं, आज ना गाने चलेंगे ना कुछ होगा, आज ऐसी की तैसी। मैं इधर इसलिए नहीं बैठा हुआ कि गाने चलाऊं आके, वो तो कंप्यूटर भी चला लेगा, मैं कोई यस। रीजन के लिए बैठा हूँ ना। तो मैंने हॉरर शो कर दिया, 1 घंटा नॉर्मल शो किया, और उसके बीच में मैंने हॉरर शो शुरू कर दिया। और मैं करके गुस्से में वापस घर आ गया रात के 3 बजे। सुबह अब मैं उठ रहा हूँ तो मुझे ना फोन कॉल से मैं उठा, तो मेरे बॉस की कॉल आई हुई थी, क्या कर दिया तुमने ये रात को, तुमने ये कर दिया, तुमने और शो कर दी। मैं कहा हाँ मैं बोल रहा था इतने दिनों से कि यार ये नहीं करो, मैं बस चिढ़ गया हूँ, और आप लोग 2-2 महीने कर रहे थे और मैं गुस्सा आ गया, मैंने कर दिया। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहेंगे कि बस सही है ठीक है जी, आप तो बड़े इररिस्पॉन्सिबल हैं, और आप तो ये, और आप प्लीज ये फायर्ड। वो कहते हैं यार ये तो बहुत फिट शो होता है यार, इसके तो बड़े अच्छे नंबर्स आए हैं, और ये और वो फीडबैक आए, ये करो, ये क्यों नहीं करते। मैं कहा अच्छा। तो फिर वो वहां से शुरू हुआ, और वो कर दिया। जबरदस्त।
बेहतरीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेट्स टॉक अबाउट मिनाज भाई। ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि लाइक आपकी जो वाइफ हैं सना हम्म। भाभी, लाइक शी इज़ एसोसिएटेड टू द इंडस्ट्री एज वेल, माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेल, बहुत ड्रामास कर रही हैं और लोग उनको जानते हैं। तो टेल अस के लाइक कितना मुश्किल होता है कि जब एक एक ही इंडस्ट्री से जब मियाँ और बीवी दोनों जब रिलेटेड होते हैं, ज़ाहिर है ऑब्वियसली काम की भी चीज़ें होती हैं एंड ऑल। तो आई जस्ट वांट टू नो कि फिर आप किस तरीके से मेंटेन करते हो सारी चीज़ें, मैनेज करते हो सारी चीज़ें। ऑब्वियसली आपको अपनी ज़िंदगी भी देखनी है, काम भी देखना है, तो आपने कभी यार कोई हर्डल देखो, महसूस किया इस बारे में? मैं बताता हूँ ना। देखो, दो किस्म की हर्डल्स आती हैं इसके इन केसेस में, जब आपके मियाँ बीवी दोनों ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सही। एक हर्डल आती है कि कंपटीशन शुरू हो जाता है आपस में मियाँ बीवी का। अच्छा तुम्हारा ये हो रहा है, मेरा तो ये नहीं हो रहा। अच्छा मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास नहीं है, तो ये वाला चलना चाहिए। दूसरा ये होता है कि आप टाइम नहीं दे पाते अपने आप पे। सही है। क्योंकि ये जब आप काम कर रहे थे इंडस्ट्री के अंदर, तो यूर वर्किंग 18 आवर्स 17 आवर्स स्ट्रेट अवे। तो आपके पास कोई टाइम नहीं बचता फैमिली का, इसका। तो ये दो हर्डल्स आती है। मेरे केस में दोनों ही नहीं आई। मेरे केस में हम दोनों का जो है वो, वी वी हम दोनों जो है ना, वेर इम्पोर्टेंट टू ईच अदर। उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो काम जो है ना वो हमसे नीचे आता है, सारी चीज़ें नीचे आती हैं। यानी वर्क लाइफ बैलेंस आप लोगों ने मेंटेन किया हुआ है प्रॉपर्ली, जो काम है वो काम है, सेकेंडली जो जिंदगी। सेकेंडली मैटर नहीं करता कि दूसरा बंदा काम नहीं कर रहा और पहला बंदा काम कर रहा है, मैटर नहीं करता ये। सही है। और हमारा कभी कोई, क्योंकि कंपटीशन, क्या क्या कंपटीशन होता है कि मैं सना की तरह हीरोइन बन जाता। शी इज ऑलरेडी डूइंग इट। और इंडस्ट्री खुली हुई है, सबके लिए खुली हुई है। तो वो इस पे कंपटीशन मियाँ बीवी के उसमें, और मेरी सना की दोस्ती है यार। हम 15 16 17 साल से साथ हैं यार। तो वी नो ईच अदर इन साइड आउट। सारी हमने बचपन, ऑलमोस्ट टीन से लेके अब तक, इट्स बिन वे टू लॉन्ग नाउ यार। तो वो ये वाला हमारे इसमें फैक्टर नहीं है। हाँ, आफ्टर नाइल जो है ये चीज़ें चेंज हुई है। तो अब किसी एक को साथ में रहना पड़ता है। तो इफ सना इज वर्किंग देन आई एम होम, व्हेन आई एम वर्किंग सना इज होम। हम दोनों में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन वो नैनी पाल लेगी या कोई और पाल लेगी। तो ये है। राइट, साउंड्स गुड। ऑलराइट, आप अब क्योंकि आप दोनों ही ऑब्वियसली इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट योर 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 किड्स, राइट? इंशाल्लाह जब वो आगे जाके बड़े होते हैं बच्चे, देन फिर वो फिर अगर वो चूज़ करते हैं कि नहीं यार हमें भी इसी इंडस्ट्री में जाना है जहाँ पे मामा पापा थे, तो जब हम्म। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आपके माँ और बाप होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों के टैलेंट के ऊपर या उनको अपने आप को मनवाने में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती एक किसी नॉर्मल इंसान के मुकाबले में? फॉर एग्जांपल अगर बानो कुदसिया और इश्तियाक अहमद साहब के अगर बच्चे हैं, तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी कि यार बिल्कुल नहीं उनको यार ज़्यादा मैं। मेहनत करनी पड़ती है। उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सेकेंडली जो उनका पर्सपेक्टिव होता है ना उन बच्चों का, देखिए बानो कुदसी और अशफाक अहमद हमारे लिए बड़े हैं, ग्रेट है, लेजेंड है, पूरी दुनिया के लिए लेजेंड है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए तो लिटरेचर में लेजेंड। लेकिन उनके बच्चों के लिए वो लेजेंड नहीं है, उनके लिए वो माँ बाप हैं। जैसे आपके लिए आपके माँ बाप होंगे ना, आपके अब्बा होंगे गवर्नमेंट लेवल पे कोई तोप चीज, लेकिन आप जब घर आते होंगे तो अब्बा से उसी तरह बात करते होंगे जैसे हर नॉर्मल बच्चा बात करता है। ये थोड़ी कि आप भी वो गार्ड्स की तरह खड़े होंगे अपने अब्बा के साथ, क्योंकि अब्बा 22वें ग्रेड के ऑफिसर है तो गार्ड बन के खड़े रहो। सही है। तो ओके वो है। उनके लिए तो वो माँ बाप ही है, उनका पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। हाँ, जो ऑडियंस है उसका जो है या वो, आई थिंक ये हार्श रियलिटी है कि लोग कंपेयर करते हैं, जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो जरूरी नहीं है कि अशफाक साहब का बेटा अशफाक जैसे ही हो, और अच्छी बातें नहीं होना चाहिए यार। सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, सब अलग अलग सबकी। आपका कोई और जिंदगी में मकसद है आने का। आप शायद अभी कुछ और गलत कर रहे हो, लेकिन आपकी जो कॉलिंग होगी वो आपको पता चलेगी कि अच्छा यार इस चीज में मैं मजेदार हूँ, मुझे मजा आ रहा है। लेट्स, जैसे मैं रेडियो को नहीं छोड़ सकता। ठीक है। और नॉट बिकॉज ऑफ कि मुझे लोगों से बात करने का या उसका, लेकिन जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना रेडियो का, मतलब आपके सामने मिक्सर लगा हुआ है, स्टूडियो है, आप आवाज के साथ खेल सकते हैं। द या होल एक्सपीरियंस इज मैजिकल। या तो वो हमारे यहाँ ये है, विद टाइम जाके सही हो जाएगा। हो रहा है, हो भी रहा है।
ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट सम कमेंट्स। कुछ कमेंट आए हैं, एक कमेंट आया है स्पेशली आपके लिए, सवाल है ये। और हम्म। मुजीब आलम साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आपने आरजे अबू राशिद के साथ भी काम करा है? हाँ बिल्कुल, अबू राशिद के साथ मैंने काम किया, 103 पे मेरे साथ ही तो थे अभी। आई सो थिंक मेरा एक एक टाइम पे उनका शो और मेरे शो का वो भी होता था, हम लोग आगे पीछे था, या तो उनका मेरे बाद होता था या मेरा उनके बाद होता था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन होती थी मुलाकात उनसे। ओके, कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो जो कि लाइक रेडियो पे तो आप लाइव ही होते हो एंड पीछे आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं एंड कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट हो गया है जिसको उसको भी संभालना है और आपको लाइव ट्रांसमिशन को भी संभालना है, बात करते करते कोई अंदर आ गया है या कुछ, तो कोई ऐसा कोई फनी इंसिडेंट है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। यार मैंने ये शरारतें मैं करता था सर में पहले। ओके। सही है। ये 105 के टाइम पे 105 पे जो आरजेस थे ना, वो बड़े एक दूसरे के साथ फ्रैंक थे, बड़ी दोस्तियां थी। तो मुझे 105 पे कभी जेलसी फैक्टर नहीं नजर आया कि कोई बंदा किसी से जेलस हो रहा हो या कोई टांग खींच रहा हो। सो वी वर ऑल यंग एनर्जेटिक लाइवली पीपल, और बड़े मैनेजमेंट में बड़े लाइवली लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग थे। तो मैं यूजली ये करता था कि नाजिया ज़ीशान मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। तो उनका शो बहुत पॉपुलर था एक ज़माने में, सैटरडे नाइट शो होता था, और बहुत पूरा कराची सुनता था। तो अक्सर जो है ना, मैं कहीं से बाहर से, क्योंकि मैं मेरा हमेशा से रहा है कि मैं रात के 8 बजते हैं और मैं घर से बाहर चला जाता हूँ, फिर मैं रात को 4 बजे घर आता हूँ। तो मेरा ये जब से मुझे याद है, जब से मेरी आदत है। तो मैं कहीं से आ रहा था, तो मैंने इनका शो ट्यून इन किया हुआ था, तो मैं स्टूडियो के सामने से गुजरता था। तो मैं अक्सर ये करता था, मैं गाड़ी पार्क करके जाता था ऊपर, भागता हुआ स्टूडियो के अंदर, और जाके दरवाजा खोल के डरा वरा देता था। तो ये लाइव शो में होता था हमेशा, और वो किसी के मुंह से कुछ निकल रहा है, किसी के मुंह से गाली निकलते निकलते रह गई, ये सब। तो ये बहुत चीजें की है यार, ये बहुत की है। Okay, all right. Let's talk about current situation of the world. Obviously, you know कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है। पिछले 3-4 महीनों से हमारे पाकिस्तान में भी लॉकडाउन चल रहा है। आज जाके लॉकडाउन थोड़ा सा कम हुआ है। तो डू यू थिंक कि बहुत ज़्यादा एक लार्जर एक एस्पेक्ट में अगर देखा जाए इन अ लॉन्ग रन, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा? और अभी आप किस तरीके से, आपकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है? आप तो ऑब्वियसली जा ही रहे हैं स्टूडियो वगैरह भी काम करने के लिए, जाते होंगे, निकलते हम्म। होंगे। तो जो लोग घर से काम कर सकते हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री के लोग ज़्यादातर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लोग ज़्यादातर, वो घर से बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग जो कि अपने घर से बैठ के काम नहीं कर सकते, उनको ऑफिस जाना ज़रूरी है। तो हम्म। आप क्या समझते हैं कि किस हद तक इम्पैक्ट किया होगा लाइफ ने, और आपने क्या एक्सपीरियंस किया अभी तक? यार देखो, ये 100 साल, एक सेंचुरी में पहली दफा हुआ है। सही है। 1918 में हुआ था लास्ट, उसके बाद अब हुआ, तो 100 साल हो गए पूरे। तो इसका तो किसी के पास कोई नॉलेज ही नहीं है। सही है। टिल आप हर दिन नई चीज सीख रहे हैं। तो ये इवॉल्व होता रहेगा, नेचर तो यही है कि इवॉल्व करती है। आई एम श्योर डेट लोगों को अपने, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, जो सीखने वाली चीज है वो ये है कि आपको अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर कंसंट्रेट करनी चाहिए, जो जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, कि बिला वजह गले ना मिलें, बिला वजह हाथ ना मिलाएं। इसका कोई रिलीजियस एंगल नहीं है हाथ मिलाने का, गले मिलने का। आपके लिए देखिए, मजहब जो है ना, अगर आप मजहब को वो लाते हैं उसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे, मजहब की रेफरेंस लेते हैं, तो मजहब में भी अस्सलाम वालेकुम बोलने का है, हाथ मिलाने का, गले मिलने का नहीं है। सही है। तो आपका रिलीजन ने आपको सारी चीजें, वो प्रोटोकॉल्स दिए हुए और ऑलरेडी दिए हुए। तो ये तो हमें तो बहुत आसानी से फॉलो कर लेने चाहिए थे। आई डोंट नो कि अभी हमारे यहाँ क्यों नहीं कर रहे। मैं आज भी नीचे मार्केट गया था, तो वहाँ एक बंदा जो है आया, मुझसे हाथ मिलाने लग गया। मैंने कहा यार नहीं, हाथ क्यों मिला रहे हैं? हाथ का टाइम गया, हाथ का टाइम गया। नहीं नहीं, वो ये, मैं कहा अभी भी लोग सीरियस नहीं ले रहे। ये पहली दफा मैं जिंदगी में देख रहा हूँ अमर के लोगों ने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। बिल्कुल ऐसे ही है। या मतलब मुझे अफसोस हुआ, अफसोस हुआ। सुननी चाहिए थी, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी की बात हो रही थी, ये किसी और की जिंदगी की बात नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल कर रहे हैं। लेकिन ये रहेगा अभी, ये देखो अभी तो ये रहेगा, साल 1.5 साल तो कहीं नहीं जा रहा। और इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी, तो वो उसके बाद बनेगी, फिर वो
बिकने जाएगी, उसपे साल 1.5 साल, कम से कम साल 2 साल तो लगेंगे अभी। तो आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, अल्टीमेटली यही होगा। और सो आप क्या समझते हैं कि हमारी आवाम में लाइक शऊर नहीं है? ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में तो हम देखते हैं कि यार बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंटेलिजेंटली बिहेव करती है हमारी आवाम, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑन द अदर हैंड, हम कुछ कुछ लोगों को देखते हैं जो कि माशाल्लाह पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन आप उनसे जो चीज़ लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा चीज़ वो वही कर रहे होते हैं। तो आप क्या हम्म। समझते हैं कि जो पढ़ी लिखी जहालत है क्या वो बहुत ज़्यादा हमें नुकसानदेह नहीं है? लाइक कोरोना वायरस से ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं दे सकती हमें? कोरोना की वजह से आप कह रहे हैं या इन जनरल बात कर रहे हैं? इन जनरल बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं सिर्फ कोरोना को एज एन एग्जांपल ले रहा था कि बहुत सारे लोग जो कि मैंने एक्सपीरियंस किए कि अगर कोरोना की हवाले से सोशल डिस्टेंसिंग का अगर कहा गवर्नमेंट ने, तो ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो शऊर वाले लोग हैं, लेकिन वो इस तरह की बात कर जाते हैं कि आप ये कहते हो कि यार पढ़ाई ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो हमारे यहाँ हमारी आवाम के मुतालिक मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन जनरल अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते, या फिर जो जिनके पास बिल्कुल ही शऊर नहीं है उनका ज़्यादा प्रॉब्लम है? आप क्या समझते हैं? यार आई थिंक वाइस वर्सा, दोनों ही है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्रीज होती हैं, आपको उनके करप्शन के केसेस मिलते हैं। सही है, तो वो भी मोरली करप्ट हो गए। जिनके पास डिग्रीज नहीं है वो चोरी, वो भी चोरी में पकड़े जा रहे हैं। तो ये एक, किसी को आप वो नहीं कर सकते कि उसके पास डिग्री थी तो वो जाहिल नहीं हो सकता था, या जिसके पास डिग्री नहीं थी वो अ, अक्लमंद है। इन जनरल आपको देखिए फॉलो करनी चाहिए कुछ चीज़ें ऐसी जो नेचर इंस्टिंक्ट के अंदर है आपकी। अब आपके सामने गाड़ी आएगी तो आप रुक जाएंगे ना, क्योंकि ये, इसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, आपको खुद ही आपकी नेचर ने बताया। उसी तरीके से आपकी बॉडी आपको बताती है कि आप सफाई करें, आप कचरा ना फेंकें। आप जिधर बैठे होंगे उधर कचरा फेंकेंगे तो वहीं कीड़े आएंगे, वहीं खाएंगे। सही है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आती हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। इस पेंडेमिक की वजह से आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन का मौका मिला है कि आपने देखिए कितनी गंद भला आपने किया, तो देखिए आप बाहर शहर कितना साफ सुथरा हो गया। तो आई थिंक वायरस जो है वो इंसान है, कोरोना नहीं है, वायरस इंसान है। नेचर ने बोला है कि यार खुदा का खौफ करो, नेचर ने बोला है कि भाई क्या कर रहे हैं इंसानों, जरा इंसान बन जाओ। इंसानों हाँ। इंसान बन जाओ। ओके, अच्छा आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत चल रही थी, आपने कहा एक चीज़, एक जगह जिक्र किया, वो ये किया कि प्रोफेशनल जेलसी का एक एलिमेंट, एक अंसर जो है जो कि आपने महसूस किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं। तो हम्म। बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद वो उस जेलसी की वजह से परेशान होके बैकफुट पे आ जाते हैं, कोप अप नहीं कर पाते, उसको टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिल से साफ होते हैं, मासूम होते हैं, और प्रेशर में आ जाते हैं। तो क्या आप ऐसे लोगों को इस तरह की सिचुएशन में कोप अप करने के लिए, जहाँ पर पॉलिटिक्स खेली जा रही हो, जहाँ पर प्रोफेशनल जेलसी हो, ऑब्वियसली जेलसी की वजह से पॉलिटिक्स आती है, सो दैट कि आप उस इंसान को साइडलाइन कर सको अगर वो आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो टैकल करने के लिए क्या आप टिप देंगे, या आप क्या करते हैं ऐसी सूरत में? यार एक तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। सही है, कि कोई जेलेसी फैक्टर हो। मेरा काम की अप्रोच, जो मेरी अप्रोच है ना, इट्स डिफरेंट। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जेलेसी होगी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि किसी को मुझसे प्रॉब्लम होगी, और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे भी किसी से प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है, वो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स है जो कि होती हैं, जो कि विच इज़ पार्ट ऑफ द गेम। आप बॉक्सिंग के रिंग में मुक्के ही खाएंगे, लाते थोड़ी खाएंगे, क्योंकि वो उसका नेचर ही है। तो बिल्कुल ये ऐसे एक ही। बॉक्सिंग रिंग का मैच ही है, बॉक्सिंग का मैच ही है कि आपको पंच पड़ेंगे भी, आपको और आपका मौका भी मिलेगा पंच मारने का। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जब किसी के साथ बुरा नहीं करते ना, तो आपके साथ भी बुरा होता नहीं है। वो टेम्परेरी तौर पे लग रहा होता है कि यार मेरे साथ बुरा हो रहा है। मेहनत करती रहनी चाहिए, मेहनत, परसिस्टेंस जो है ना आपकी, वो मैटर करती है। आप कितने डेडिकेटेड है वो मैटर करता है। आप एक चीज को वो करते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए, लोग मान जाते हैं, कहते हैं यार सही है यार, बेचारा इतनी दफा बोल चुका है तो बस एक्सेप्ट करो। तो वो बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, बहुत सारे जो एक्सेप्टेबल हो गए हमारी सोसाइटी में। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और इस तरह जैसे जिम कैरी थे यार। जिम कैरी ने अपना एक्टिंग करता रहा, अलग एक्टिंग करता, एनिमेटेड उस वक्त नहीं होती थी, कोई नहीं बिल्कुल। करता था जिस तरह की वो कॉमेडी करता था। और उस करता क्या लोगों ने एक्सेप्ट किया, नाउ इज अ सुपरस्टार।
बहुत सारे लोगों ने किया, सबने लोगों ने किया, स्टीव जॉब्स ने ये किया है, मैं बिल गेट्स ने या ये किया, सबने ये किया। या तो जो डेडिकेशन है ना, दैट मैटर्स द मोस्ट। तो मैंने तो नहीं देखा, तो मैं यही कहूँगा जिसको फील होता है कि उनके साथ पॉलिटिक्स हो रही है या जेलसी हो रही है, तो यार डू योर बेस्ट। द ओनली वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम इज डू योर बेस्ट। और बेस्ट का हमेशा जो है ना वो दरवाज़ा खुला होता है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार ये चीज़ मैंने मास्टरपीस बना दी, नहीं। तो वो इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग। एग्रीड, एग्रीड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मिनाज भाई, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो कि ऑब्वियसली शायद पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं पता कि आपके पॉलिटिकल व्यूज़ क्या हैं। इफ़ यू अलाउ मी एंड इफ आई मे आस्क रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, लाइक ऑब्वियसली लास्ट जो इलेक्शन हुआ उसके बाद एक नई तरह की गवर्नमेंट आई है, एंड उनकी जो भी मामला चल रहे हैं वो आपके सामने ही हैं ऑब्वियसली। सो अभी जितना भी टाइम गुजर चुका है, ऑलमोस्ट 2 साल गुजर चुके हैं उनको, तो हाउ वुड यू रेट देम, लाइक बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हाउ वुड यू रेट देम, एंड आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आया है इस गवर्नमेंट के आने के बाद से? यार अच्छा, देखो अभी गवर्नमेंट को तो अभी तो मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता कि अभी ये अपने टाइम पूरा करेगी तो ही पता चलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ का डिसीजन लेते हैं ना आप, एक दिन आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता, आपको 5 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं। तो ये उनका टाइम पीरियड है, वो पूरा हो जाए। लेकिन हाँ, तकलीफ दे सबके लिए था, क्योंकि टैक्स मांग रहे थे, सही है, क्योंकि चीज़ें सही कर रहे थे। तो आपकी जेब से जब पैसा जाता है ना, तो आपको तकलीफ होती है। और स्पेशली उस वक्त जब आपको आदत ना हो। तो हमारे तो बहुत सालों से नहीं हो रहा था ना चीज़ें, सिस्टम, मुल्क किस तरह चलेगा? मुल्क दुआओं से तो चलेगा, सही है मान ली, लेकिन असल में तो पैसे से चलेगा। पैसे देंगे तो आपका घर चलता है ना। एग्रीड। तो ये कभी ना कभी होना था, अच्छा है हो गया। होपफुली ये होता रहे, ये एक प्रोसीजर बन जाए इस तरह का, ताकि आप फिर एक पॉइंट आएगा कि आपको उसका फ्रूट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है जाती तौर पे कि ये वो टाइम था कि जब इस गवर्नमेंट को फ्रूट्स मिलते हैं अब, क्योंकि पेट्रोल भी दुनिया भर में सस्ता हो गया, बहुत सारी चीजें इनके फेवर में आ गई। और इनका जो कंस्ट्रक्शन का जो भी था करने का, वो पॉसिबल हो गया था। अ, अभी भी होपफुली हो जाए, कुछ हो जाए, होपफुली। और आपके पास ऑप्शन भी नहीं था ना कोई, क्या दोबारा आप रिपीट करते उन्हीं लोगों को? तो फिर अगर आप रिपीट करते तो फिर आप ये राइट मेरी तरफ से खत्म हो जाता मेरी नज़र में, कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। हम इफ वी कीप रिपीटिंग वही ओल्ड चेहरे, तो वो अजीब हो जाता है ना। तो यही आपके पास एक ऑप्शन भी था। और ये सो टफ है, ये नहीं है कि ये बिल्कुल बड़े अच्छे ज़बरदस्त है, ये बहुत डिफिकल्ट है ये टाइम। और मीडिया के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था। मीडिया का आधा से ज़्यादा बजट कट डाउन हो गया। जो मीडिया को फ्रूट्स मिल रहे थे सालों से, उसका आपका 50% बजट्स के अंदर डिक्रीज आया है। सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ा है। और कोरोना वायरस के बाद तो सब चीज़ें लॉकडाउन पे। हमारी इंडस्ट्री भी लॉकडाउन पे, सिर्फ रेडियो चल रहा है क्योंकि वो एक बंदे का इंटरेक्शन है, तो इट्स इजी टू सैनिटाइज हो जाता है, ये सब हो जाता है। ड्रामा नहीं चल रहा। अ, अब जाके आई बिलीव ईद के बाद ये काम एसओपीज आ चुकी है इनके पास कि किस तरीके से ड्रामे को भी हम शूट कर सकते हैं, कैसे होगा क्या होगा, उसकी एसओपीज भी आ चुकी है। लेकिन सब चीज़ें अफेक्ट हुई हैं, सब चीज़ें यार, क्योंकि नेचर ने अपनी 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 नेचर चेंज कर दी। आपको वापस उस चीज़ों पे ले आए कि आप जो पहले 80s का टाइम होता था, मुझे अब वो याद आ रहा है कि यार 80s में ऐसे ही होता था। जो मेरा बचपन मुझे याद है ना थोड़ा सा, तो मुझे याद है कि ऐसे होता था कि मगरिब के बाद वी यूज्ड टू बी होम, और बैठे होते थे घर में, बैठे तो बहन भाई छोटे मोटे, वो दादी दादा घर में बैठे हुए। बिल्कुल, हर चीज़ का एक टाइम मुतय्यन था। जैसे अगर सिर्फ पीटीवी हुआ करता था पहले, तो दोपहर में मुझे याद है कि आपके कार्टून के टाइम होता था, आप जब स्कूल जा रहे होते थे तो जब कार्टून आ रहे सुबह होते थे, सुबह या उसके बाद दोपहर में जो है ना वो कुरान पाक पढ़ाने के लिए मदरसा मुस्तनसर टाइप हुसैन एक। तारड़ भी आते थे वो, जी जी मॉर्निंग जी, शो बिल्कुल करते थे बिल्कुल मुस्तनसर हुसैन तारड़। देखो यार कितने हमारे अच्छे अच्छे लोग टीवी से मुंसलिक रहे हैं। टीवी में बहुत बिल्कुल। अच्छे अच्छे लोग हैं, अभी भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पता है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही फिलोसफिकल, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं टीवी में। टीवी कोई स्टूपिड मीडियम नहीं है कि ऐसी बस बिजनेसमैन चला रहा है। वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स बहुत है।
लेकिन मैंने जो महसूस किया ना मिनाज भाई, वो ये कि पिछले 10 से 15 सालों में, जब से ऑब्वियसली प्राइवेट चैनल्स का बहुत ज़्यादा लाइक रोल रहा है उसमें, कि न्यूज़ इंडस्ट्री हमारी जो है ना वो बेसिकली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन गई है। और ऑब्वियसली आप हम्म। देखें, अगर 8 से 11 या 12 के अगर आप शोज़ देखें ना, तो ज़्यादातर वही न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ही ना, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा होता है, उनके ऊपर जिसे कहते हैं कि रेटिंग उनकी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, एंड देन देखिए फिर ये सोशल जब मीडिया। गवर्नमेंट आती है ना, जब गवर्नमेंट आती है तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अगले 5 साल कैसे होंगे। जब परवेज मुशर्रफ साहब आए थे तो उनकी तरफ से खुली छूट थी, वो लिबरल इंसान था, उसने कहा मीडिया को आज़ाद होना चाहिए यार, ये एक इंडस्ट्री है, प्रॉपर इंडस्ट्री आपके पास, दे के चले गए वो। सही है, टेलीकॉम की दे, फॉर दैट मैटर आईटी की वो दे के गए। तो इंडस्ट्री तो अच्छी सी है। और मैं सवाल भूल गया क्या था। सवाल भूल गया सवाल मैं। सवाल मेरा एक्चुअली कंप्लीट कंप्लीट नहीं हुआ नहीं था हो रहा था, ऑब्वियसली। कर रहे थे तो आप। या मैं भूल गया सर, मैं जो बोल रहा था ना, मैं बोलते बोलते भूल गया। खैर, बड़ा कॉमन है मसला। या तो मैं ये कह रहा था कि पिछले 10-15 सालों में जो है ना वो एंटरटेनमेंट जो है ना वो न्यूज़ बन गई है हमारी, जबकि एक्चुअल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना वो कहीं इसके पीछे कहीं ओवर शेडो कहीं हो गई है। ठीक है। नहीं 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 नहीं, अभी गलत है, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि ये ये यूर राइट कि एक तरीके से न्यूज़ हमारी आगे आ गई। जो हमारी इंडस्ट्री जो डैमेज हुई ना, वो थी म्यूजिक इंडस्ट्री, वो सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। ओके। सही है, सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। इंडस म्यूजिक होता था, एमटीवी आ गया था जी। बाद में, फिर द म्यूजिक था जो अभी भी है। सही है। आई थिंक वाहिद म्यूजिक चैनल रह गया अभी तक। तो हमारे पास एक टाइम में म्यूजिक बहुत अच्छा हो रहा था, हमारे कॉन्सर्ट्स हो रहे थे, हमारे आर्टिस्ट निकल रहे थे, एल्बम्स रिलीज हो रही थी, इंडस्ट्री बहुत, म्यूजिशियंस बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे। फिर आ गई खबरें। तो वो जो, जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो गवर्नमेंट के प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। तो हम देखिए ना, जब आते हैं कोई नया, आपके घर में कोई बंदा आएगा, वो आपको ओन करेगा, वो कहेगा कि अच्छा ये होगा, नहीं नहीं आज से ये दूध वाला इस टाइम पे आएगा, अखबार वाला उस टाइम पे आएगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, निज़ाम चेंज हो गया। तो ये इसमें भी ये हुआ कि म्यूजिक बेचारा फिर डाउन प्ले होता गया, न्यूज़ ऊपर आ गई। लेकिन हमारा जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो हमेशा से न्यूज़ के साथ साथ रही है, मुझे ये लगता है। मुझे ये लगता है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भी बहुत सारे लोगों को hook किया है। वो खवातीन है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है वो भी है। लेकिन न्यूज़ जो है वो मर्दों का है, तो इट्स वाइस वर्सा। ओके, ओके, कंप्लीटली एग्री। मुझे बताइए मिराज भाई, कि अब आपने ड्रामास की बात की ऑब्वियसली, मैंने चीज़ देखी है कि हमने पिछले चंद सालों में जो है ना आउटस्टैंडिंग ड्रामास दिए। ड्रामा हम्म। इंडस्ट्री ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बूम पे गई, और ना सिर्फ हम्म। हमारे मुल्क में बल्कि दूसरी जगहों पे भी, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पजीराई हासिल की बहुत सारे ड्रामास ने। लेकिन हम्म। अगर एट द सेम टाइम अगर देखा जाए कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी जो है ना वैसा कंटेंट प्रोड्यूस करने में अभी तक नाकाम रही है, जो क्वालिटी हमारे ड्रामास की है। तो एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ फिर आजकल जो अगर टर्किश कंटेंट जो अगर हमारे पास आ रहा है, और आजकल ऑब्वियसली पीटीवी पे भी नशर हो रहा है, इत्रुगुल अगर हो रहा है, तो उस पे फिर कुछ जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से वापस आए हैं, ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी फिल्म इंडस्ट्री में गुजरी है, तो उनका कहना ये है कि हमने कभी जो है इसके ऊपर काम नहीं किया। तो हाउ वुड यू सी दिस थिंग, कि आप क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? यार आप, आई बिलीव शान की बात कर रहे हैं ना, शान ने जी ये बात बिल्कुल। की है। सही है। एक तरीके से बात सही भी की है। सही है। अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि यही चीज़ हम पाकिस्तानी क्यों नहीं बनाते, हमें ज़रूरत क्या है टर्किश कंटेंट देखने की, जब अगर इफ़ वी कैन मेक इट, हमारी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। सही है। अ, आप बाहर का ड्रामा ले, गेम ऑफ थ्रोन सबसे बड़ा हिट था अभी। सही है। जी वो जी। पीटीवी ने क्यों नहीं चला लिया, वो क्यों नहीं चला लिया। तो ये इर्तुगरुल क्यों चल रहा है। कोई, आई एम श्योर कोई कोई आपको, मैं क्या इस चीज़ पे नहीं ज़्यादा ओपनली बात कर सकते, लेकिन वो बात सही है। लेकिन मैंने देखा यार, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने इतनी हाइप देखी तो मैंने कल 2 एपिसोड देखे, और अभी तक मैं तो हुक नहीं हुआ उससे। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं तो हुक नहीं वेल, हुआ। मैं क्योंकि ऑब्वियसली देख रहा हूँ इस सीजन को, तो लाइक फ्रॉम आफ्टर लाइक 12 to 13 एपिसोड, आई एम हम्म। श्योर कि आप जो है ना इससे हो जाएंगे, और बहुत हम्म। काफ़ी हाई क्वालिटी काम किया हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि पीटीवी के पास इतना अभी इस तरह का कोई हमारे पास इक्विपमेंट इक्विपमेंट भी मौजूद है या नहीं, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग एज अ व्यूअर स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए ना, तो अगर हम लाइव मैच भी अगर कोई वर्ल्ड कप का देख रहे होते हैं पीटीवी पे, तो ऐसा लग रहा होता है कि 10 साल पुरानी कोई हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैच की। तो उनके पास वो हम्म।
इतना हाई टेक जो है ना वो लेकिन we're not talking about PTV only ना, we have many other channels as well. बट बहुत आई काम हो कोट सकता शान के उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया ना। ऑब्वियसली जो टीआरटी जो है ऑब्वियसली उनका गवर्नमेंट ओन चैनल है, राइट, जो जिन्होंने ये है। हाँ कंटेंट प्रोड्यूस किया है। तो अगर पीटीवी ये चीज हाँ। प्रोड्यूस करने जाएगा तो उसके लिए ऑब्वियसली उनको वही रिसोर्सेज वो सारी चीजें चाहिए होंगी ना। वो प्राइवेट में तो चाहिए आप होंगे कर सकते लेकिन हैं, प्राइवेट कैपेसिटी नहीं में। तो पीटीवी भी प्राइवेट प्रोडक्शन खरीद सकता है। ये मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन तो हो सकती है अगर करना चाहें। सवाल ये है कि करना करना चाहिए, चाहें। या पहले होते रहे, पहले पीटीवी के टाइम पे ऐसे ड्रामे होते रहे हैं यार। टीपू सुल्तान एक बहुत मशहूर इनका ड्रामा था पीटीवी का, वो या हुआ है। और भी आपके फोर्सेस के इतने ड्रामे हुए हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, फिर और जंगों के भी ड्रामे हुए जो मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे। बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस की हैं। अगर विल हो, उस वक्त विल थी, अब है। सवाल ये है। सो बीइंग अ प्रोड्यूसर, अगर आपसे बात की जाए तो आप किस चीज़ के अंदर फोकस करेंगे? अगर आप फिर आपको कहा जाए कि यार कोई फिल्म बनाओ, चलो ठीक है, तो आप कौन सी शख्सियत को फोकस करेंगे जो कि हमारे ऑब्वियसली कल्चर को रिप्रेजेंट करे, एंड यू वुड लव टू वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट? अरे पता नहीं यार, मेरा मैं शायद सस्पेंस थ्रिलर्स पे काम करूं, मुझे उसमें मजा आता है। मुझे लगता है कि उसे देखने में मुझे मजा आता है। मैं सोचता भी उस तरीके से हूं। जैसे एक लाहौर का एक बंदा था, वो उसने 100 बच्चे मारे थे। उसका नाम जावेद इकबाल था। सही है। और ये पाकिस्तान की असल कहानी है। और उससे बच्चे मारे और जाके उसने बताया, खुद जाके कन्फेस किया, पुलिस स्टेशन गया या किसी अखबार किया गया था, अखबार में गया था, उसने कन्फेस किया कि यार मैंने ये किया है फलाना, फिर वो पकड़ा गया। तो हमारे पास स्टोरीज और भी बहुत सारी है। बात ये नहीं है कि आप किस कैरेक्टर के ऊपर बना दे, बात ये है कि आप कंटेंट अच्छा बना लेना। बॉलीवुड जो है वो बड़े बड़े लोगों पे फिल्म बनाता है, लेकिन साथ में 800 फिल्में बना रहा है वो। जी। तो आपके पास तो अभी ब्रैकेट ही 10 फिल्मों वाला है। हम तो 10 फिल्में बनाते हैं, 12-20 फिल्में बना लेंगे साल में। कितनी बनाई होंगी? और अब स्पेशली पेंडेमिक के बाद तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि फिल्म बना तो ली, अब चलाएंगे कहाँ? चलाएंगे कहाँ पे सिनेमा या? सिनेमा तो बंद है। और मुझे नहीं लग रहा सिनेमा तो इतनी जल्दी खुलेगा। सिनेमा तो लग्जरी में आता है। या तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है डिजिटल की। पाकिस्तान के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि डिजिटल में जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये ओपनिंग मिली है अब इनको। इनको फोकस करना चाहिए डिजिटल के ऊपर। चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो कोई सा भी ओटीटी हो, अपने हो, चीजें हो। पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी भी है। और पाकिस्तान एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए सामने ओपन हुआ है कि प्रोडक्शन यहाँ से भी की जा सकती है। ऑलराइट। ओके मिनाज भाई, हमने काफ़ी ज़्यादा बात की। हमने आपकी लाइफ के मुतालिक भी बात की, रेडियो के मुतालिक बात की, हमने नापा के मुतालिक बात की। इसके अलावा हमने आजकल के जो भी हालात चल रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से, साथ साथ फिल्म के हवाले से हमने बात की, और इसके अंदर बेहतर हम्म। मजीद किया जा सकता है फिल्म के हवाले से, आप ये समझते हैं। और एक क्योंकि कोशिश है कि हम इसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखें, ताकि बाद में भी आप कभी, अगर मैं आपको बुलाऊं तो आप आ जाएं, आप बोलें यार नहीं अमर ठीक है, कम टाइम लेता है लेकिन बात सही करता है, ज़्यादा लंबी नहीं करता। तो इस वजह से आई कीप इट शॉर्ट एज मच एज आई कैन। मेरे दो ऑब्वियसली काफ़ी कॉमन एक तरह से सेगमेंट्स हैं, लेकिन इसको एक को हम मैं कहता हूँ वन वर्ड एक्सप्रेस, और दूसरा है हमारे हम्म। पास इंतखाब एक का। वन वर्ड एक्सप्रेस के अंदर मैं आपको एक ही वर्ड दूंगा, उसके अगेंस्ट आपने एक वर्ड मुझे वापस करना है, सही है। ठीक है? एंड जो इट वुड फर्स्ट बी जो रिलेटेड। फर्स्ट थॉट है, उससे सुन के जी जो फर्स्ट थॉट है वो बताओ। जी बिल्कुल जी, फर्स्ट थॉट है, और ये शायद सही आपकी है। लाइफ से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, सही है। या फिर ये कोई कॉमन चीज़ होगी इसके अगेंस्ट आप कुछ भी बता सकते हैं। चलो देखते हैं ऑलराइट, खेल के। ऑलराइट, नापा। मैजिक यार। मैजिकल। मैजिकल। ट्विटर। टू टॉक्सिक। ओके। क्रिकेट। क्रिकेट। यप। लव। क्रिकेट एएनबी मेरा लव है। प्रोडक्शंस। ए एन बी प्रोडक्शंस। यप। यार एनबी ने आई थिंक इंडस्ट्री को तेज किया था कि बहुत जल्दी जल्दी ड्रामे बनाते थे वो, ट्रररर करके ड्रामे बनाते थे वो लोग। तो सो उन्होंने सब कुछ चार्ज कर दिया था। कैटलिस्ट would be the right तो हाँ, word. चार्ज। कैटलिस्ट, हाँ। Okay. Game shows. हाँ, सही है। सही है। Okay. गुड फॉर Light पीपल on इफ है। दे गेटिंग
लाइट ऑन यार, तो तुम मेरी चीज़ों का पूछोगे तो मैं तो तारीफ ही करूंगा उसकी। लाइट ऑन है तो लाइट ऑन है वो एक्सपीरियंस यार, एक्सपीरियंस था वो तो एक लर्निंग। हाँ, लर्निंग वुड बी द रोज राइट कुछ वर्ड, नया या। सीखते थे। हाँ, ओके। मैंने बाय द वे लाइट ऑन में सबसे वीकेस्ट लिंक मैं था, बाय द वे। एंड व्हाई इज सबसे दैट? वीकेस्ट लिंक मैं था। क्योंकि हुआ ये था कि अब हम लोग रिहर्सल करे तो फिर मेरी बीच में शादी हो गई तो मैं गायब हो गया 4-6 महीने के लिए। ओह। वो लोग रिहर्सल्स करते रहे, फिर मैंने 8 महीने बाद ज्वाइन किया। तो वो अच्छा खासा रिहर्स हो चुके थे और मैं बिल्कुल दोबारा से जीरो पे आ गया। तो मुझे कोप अप करने में बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम। ओके, सो मूविंग अहेड, कराची। अपना शहर है यार, ओके। अपना शहर है। हाँ, सनास्करी। बेगम। यार बेगम है, अल्टीमेट। अल्टीमेट। ओके, बेगम, बेगम है। लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर सेगमेंट विच इज इंतखाब एक, एक का। इसके अंदर मैं आपको दो वर्ड्स दूंगा, उसके अगेंस्ट आपने एक को सेलेक्ट करना है, और क्यों आपने सेलेक्ट किया अगर आप चाहें तो आप वो बता सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इसको क्विक क्विक हम्म। करें। ओके, बाइक और कार? कार। लैपटॉप और सेफ मोबाइल? है। ओ, मोबाइल। एंड्रॉइड और ऐसे आईओएस? दोनों फॉर मी, दोनों दोनों। iOS। iOS, ओके। FM 103 और FM 105? हम्म, 105। मैंने बहुत उधर से काम किया है। ओके। हाँ, मेरी दोस्ती भी उधर थी ना। ओके, दैट्स गुड। देसी फूड और वेस्टर्न, और मे बी यार कॉन्टिनेंटल? आजकल तो शदीद मैं एंटायर देसी फूड हुआ वो, मैं कुछ नहीं खा रहा। तो वो सारा जो है ना, वो बेगम बेचारी मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ नया बनाती है और मैं खाता हूँ खुशी से उसे। हाँ, थैंक यू। वो तो यूरोपियन, इस तरह का कॉन्टिनेंटल जो भी अंग्रेजी फूड। अंग्रेजी फूड, ओके। ओके, जो मेरा लास्ट है, ट्विटर और फेसबुक? फेसबुक। फेसबुक और इंस्टाग्राम? दोनों ही नहीं, इस केस में तो दोनों ही नहीं। ओके, लाहौर और यूट्यूब आई इस्लामाबाद? बिलीव। यूट्यूब, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इस्लामाबाद। एंड कोलाची और मोनाल? कोलाची यार, गालियां सुनोगे तुम, कोलाची से अच्छा कुछ नहीं है भाई। मनाल क्या उसके सामने मनाल के पास सिर्फ व्यू है, सही है, लेकिन कराची या, के पास भी कोलाची के पास भी उससे ज्यादा व्यू अच्छा भी जो है, वो है टेस्टी भी है। समंदर। टेस्ट टेस्ट है, और बट टेस्ट या। तो है ही यार, टेस्ट से ज्यादा उनकी कस्टमर सर्विस यार, वो मतलब इंसल्ट। ऐसा लगता है मैं जब भी गया हूँ ना कोलाची, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई। हेलो। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ बीच में मिस हो गई बिल्कुल। आप जब भी आप गए हैं उसके बाद से मुझे बताइए प्लीज। हेलो। कैन यू हियर मी? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। जी जी, आप जब मेरा भी आई वहाँ थिंक पे वो गए हैं। अब मेरा फोन शायद बंद होने वाला है, खैर बोलो। जी, मैं आप चलें इसको कोशिश करते हैं कि रैप अप करें। और लास्ट इसके अंदर इंतखाब एक का मैं सवाल है कि इमरान खान एज ए क्रिकेटर और इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ओके। और जाते जाते मिनाज भाई, कोई ऐसा मैसेज जो कि ऐसे लोग जो कि आपकी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन में आना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, या एक्टर बनना चाहते हैं, स्टेज के ऊपर थिएटर में काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज के वो किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर आ सकते हैं, अपने टैलेंट को बेहतर भी कर सकते हैं और बड़े स्टेज के ऊपर आ सकते हैं? देखिए, पहले तो ये मौका ही नहीं था कि आपको पता ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। आप थैंकफुली आपके पास एक कराची वालों के लिए अपॉर्चुनिटी नैपा है। सही है, तो आप नैपा जाएं। आप जब नैपा में जाएंगे, आपको शौक है एक्टिंग का, फिल्म मेकिंग का, डायरेक्शन का, तो नैपा आप जाएं, वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। फिर आपकी वहाँ से बहुत अच्छी पीआर बन सकती है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी के मौके हैं। हमारे यहाँ होता ही है कि यूजली लोग वो स्टारडम देख के आते हैं, तो उनको लग रहा था कि वो दे वॉक इन, उनको स्टारडम मिल जाएगी और बस सेकंड डे वो सुपरस्टार होंगे और सब उनके कदमों में होंगे। ऐसा नहीं होता, एक बहुत बड़ी जद्दोजहद होती है, उसके बाद आपको वो स्टारडम मिलती है।
तो वो उनको द लॉन्गेस्ट रूट जो होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। मैंने ज़िंदगी में हमेशा द लॉन्गेस्ट रूट लिया, मैंने शॉर्टकट्स नहीं लिए। मैंने कोशिश भी नहीं की शॉर्टकट्स लेने की। उसके बहुत डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन एडवांटेजेस भी उतने ज़्यादा ही होते हैं। तो पढ़ के आए। रेडियो पे अगर रेडियो करने का शौक है तब भी आप नैपा पढ़ें, क्योंकि आपको आवाज़ का वो, नैपा में 3-4 कोर्सेज होते हैं, आवाज़, बॉडी, सांस, ये सब एक्सप्रेशंस, ये आपने कैसे यूटिलाइज करने हैं अपने, क्योंकि सांस का बहुत मेजर काम है थिएटर में, तो उससे आपकी आवाज़ का बड़ा ताल्लुक होता है। तो नापा एक ऐसा की फिगर है जहाँ पे आप जाएंगे ना, आपको वहाँ से आपके पास इजी एक्सेस होगा टूवर्ड्स थिएटर, टीवी, फिल्म्स, रेडियो। अब आप रेडियो आ सकते हैं, आप हमारे स्टेशन आ सकते हैं, आई एम श्योर बाकी स्टेशन में भी यू कैन वॉक इन इजीली। टीवी पे होता है कि आप पहले टीवी पे कुछ ऑडिशंस होते थे, लेकिन अब नहीं होते, अब वो प्रोडक्शन हाउसेज हैं। उनका मुझे नहीं पता कि अब किस तरीके से होता है, लेकिन आपके पास कास्टिंग एजेंसीज हैं बहुत सारे। ये प्रिसाइसली उन लोगों के लिए बात करो जो एक्टिंग करना चाहते हैं, तो कास्टिंग एजेंसीज हैं, आप कास्टिंग एजेंसीज के जरिए जाइए। हैं, आई एम श्योर कोई ना कोई बहुत सारी होंगी, तो एक्सेस तो है, लेकिन आपकी विल कितनी है मैटर ये करता है। अगर आप जिद्दी हैं, आपने करना ही है, ये आपका पैशन ही है, तो फिर गो फॉर इट। फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये नहीं सोचेंगे लोग क्या कहते हैं। हाँ हाँ, ये तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए ना यार। ये तो देखिए ना, एक टीवी वाला जो है वो हमेशा बैंकर को नीचे देखता है, क्या यार तू बैंकिंग करता है, ये कोई काम होता है, देख हम तो कितने वैसे फ्री वर्ल्ड वाला जॉब कर रहे हैं। उसी तरीके बैंकर वो है, वो किसी इंजीनियर को देखता होगा कि यार देखो तुम मुझसे ज़्यादा काम करते हो लेकिन पैसे ज़्यादा मैं कमाता हूँ। तो वो हर किसी की वो तो चलती रहती है, राइवलरी तो रहेगी। लेकिन जो आप जिस चीज़ में अच्छे हैं वो करें। आप बैंकिंग में अच्छे हो सकते हैं, आप इंजीनियर अच्छे हो सकते हैं, आप पेंटर अच्छे हो सकते हैं, कुछ भी हो, अच्छे हो। मतलब जो भी आप फील्ड चूज करें उसमें आप जैसा कोई नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को मेहनत करके इस काबिल बना लें कि हाँ फिर आप उसमें बेस्ट हो फिर। हाँ, बिल्कुल। गो फॉर इट ओके, ना, फिर तो फिर हेड ऑन करें आप उसके साथ। बिल्कुल। ऑलराइट मिनाज भाई, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह वंस अगेन कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपने मेरी बात भी मानी ऑब्वियसली, एंड आप ही का इतना अच्छा टाइम दिया आपने, एक भरपूर एक इन्फॉर्मेशन से भरपूर जो है ना सेशन किया मेरे साथ। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब आप कोई अपना कोई नया कोई लाइक प्रोजेक्ट कर रहे होंगे या कुछ, तो तब मैं आपको तकलीफ दूंगा और फिर उस प्रोजेक्ट के डेफिनेटली। मुताबिक हम बात करेंगे। एंड इंशाल्लाह आई विल कम टू मीट यू इंशाल्लाह सून। चलो चलो, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह ऑलराइट, हाफिज। गुड नाइट, बाय बाय बाय। और जी ये थे हमारे साथ मिनहाज अली अस्करी, जिनसे काफ़ी हमारी डिस्कशन हुई। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए, और उसमें हमने बात की उनसे, उनके व्यूज़ लिए जाने, और एक्चुअली ये मकसद ये था कि मिनहाज अली अस्करी उन जैसे वो तमाम सेलिब्रिटीज़, वो तमाम लोग जो कि मेहनत करके जब वो ग्राउंड लेवल से ऊपर आते हैं ऑब्वियसली, तो उन बताने का मकसद ये होता है कि जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है, और अल्लाह ताला की तरफ से फिर आपको कामयाबियाँ नसीब होती हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू लाइफ, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप जब भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मकाम पैदा करना चाहते हैं, अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, इज़्ज़त, शोहरत, वो सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये, बड़ा फैक्टर ये है कि आप अपनी मेहनत करें। जब आप अपनी मेहनत कर देंगे, अपना 100% दे देंगे और बाकी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देंगे, तो आई एम 100% श्योर कि आपको ज़रूर उसके नताइज ज़रूर मिलेंगे। मेरी इस ट्रांसमिशन के दौरान बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा, ज्वाइन किया, वक्तन फ़वक्तन ज्वाइन करते रहे। शाहज़ेब बिन शफ़ीक जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, उनका मैसेज मैं ऐड कर दूं। सलाम बोथ ऑफ़ यू, मोहम्मद शाहज़ेब हियर मलेशिया से। ओके शाहज़ेब भाई जी, वालेकुम अस्सलाम। शाहज़ेब, मैंने आपका मैसेज अभी अभी देखा है, एंड आई एम श्योर कि मिनाज भाई ने ज़रूर रीड किया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी मुलाकात एक और सेलिब्रिटी गेस्ट से करवाएंगे, और उनसे भी आपके सवालात उनके साथ शेयर करेंगे, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक जानेंगे, और कोशिश होगी कि ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं उनमें से जो जो लोग हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, कोशिश होगी कि डिफरेंट जो शोबाजात ज़िंदगी हैं उनसे लोगों को लेकर आएँ और आपसे बात करवाएं, जो और उन लोगों की ज़िंदगी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो मेरा अल्टीमेट एम यही है कि इन तमाम तर लोगों से हम क्या क्या सीख सकते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं।
आपको कैसा लगा प्रोग्राम आज का, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। थोड़ी देर में यूट्यूब के ऊपर भी ये लिंक अवेलेबल होगा, वो भी मैं आपसे अपने पेज पे भी शेयर कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से मुझे ज्वाइन करते रहिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। दिस इज़ अहमद जलील साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद। सलाम।